हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 हो चुका है और क्वेश्चन पेपर काफी स्तरीय आया है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस पेपर में बहुत ज्यादा विवादित प्रश्न नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और इस पेपर को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है ना। बनाने वाले ने इसमें समय दिया है और इसको पढ़ने से लगा कि हाँ, ये कोई किसी स्टेट सिविल सर्विस का पेपर है ना। पहले के जो पेपर आते थे उनको देखने पर जो ऐसा लगता नहीं था कि ये सिविल सर्विस का कोई पेपर हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अच्छा पेपर था कुल मिला के और विवादित प्रश्न भी काफी कम इसमें रहे। और जो आयोग ने आंसर की जारी की है, आंसर की बहुत जल्दी जारी कर दी, अगले दिन ही जारी कर दी। ये भी पहली बार ऐसा हुआ है एमपीपीएससी के इतिहास में। पहला अवसर है ये कि एग्जाम के दूसरे दिन ही जो है आंसर की जारी की है और आंसर की में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है, काफी सटीक आंसर की जारी की है। थोड़ा सा उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, तो इसको लेकर के लगातार डिमांड मेरे पास आ रही थी कि सर आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम आपत्ति लगा सकें। लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो उनकी डिमांड को देखते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस पेपर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें आपत्ति लग सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है इस पेपर में, पहली बार ही ऐसा हुआ, लेकिन हल्की हल्की मिस्टेक्स हैं, माइनर मिस्टेक्स हैं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। इसमें पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये है सेट, ये एक्चुअली डी है मेरे पास, है ना। ये सेट है डी, है ना। सेट डी है ये, जिसके क्वेश्चंस मैंने यहां पर लगाए हुए हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चंस से आपको क्लियर हो जाएगा, क्रम अलग अलग रहेगा क्योंकि स्टूडेंट का अलग अलग सेट रहता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अलग अलग सेट रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो उसमें ये क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है सेट डी में, कांची का कैलाश नाथर मंदिर किस शैली में बना है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, स्पेलिंग की मिस्टेक है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है, कहां पर है, स्पेलिंग, है ना। स्पेलिंग में क्या है, एक तो ये नाथर लिखा हुआ है ना। कांची का कैलाश नाथ मंदिर है और उसमें नाथर लिख दिया है उन्होंने, तो ये एक मिस्टेक है, बहुत माइनर मिस्टेक है, लेकिन है मिस्टेक। दूसरा, इसका आंसर अगर कहें तो ए है, तो इसमें भी मिस्टेक है। राज सिम्हा शैली लिखा हुआ है, राज सिम्हा शैली है नहीं, शैली है राज सिंह। ये शैली है जो नरसिंह वर्मन सेकेंड द्वारा विकसित की गई थी और इस शैली में कांची का कैलाश नाथ मंदिर बना है जो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनाया है। और ये द्रविड़ शैली की ही उपशैली है। पल्लव कालीन ये तीन शैलियां विकसित हुई थी, महेंद्र शैली, मामल्ल शैली और राज शैली। महेंद्र शैली महेंद्र वर्मन ने विकसित की थी, मामल्ल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा विकसित की गई थी और राज सिंह शैली जो है ये नरसिंह वर्मन सेकेंड द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने ही जो है इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसको कहते हैं कांची का कैलाशनाथ मंदिर। इन्होंने कांची के समुद्र तटीय मंदिरों का भी निर्माण कराया था
और उसकी भी शैली यही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें है। तो अगर कोई आपत्ति लगाता है तो इसमें कुछ आयोग विचार कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हल्का सा मिस्टेक है स्पेलिंग की, और ऑप्शन में भी मिस्टेक है ना। कैलाश नाथर मंदिर लिखा है और राज सिंह की जगह राज सिम्हा शैली लिखा हुआ है, तो दो जगह मिस्टेक हो गई। तो अगर कोई इस पे आपत्ति लगाएगा तो हो सकता है इसको आयोग कैंसिल करे, नहीं भी करे। अब ये कह नहीं सकते, आयोग पर डिपेंड करता है। वो बोलेगा भाई हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि संबंधित है, बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, उसी से संबंधित चीजें हैं, और ये तीन जो शैलियां ये तो अलग ही हैं, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है कि ना भी करे, लेकिन अगर आपत्ति लगाई जाए तो कुछ हो सकता है, संभावना बन सकती है ये। फिर ये सेट डी है, जिसे मैंने पहले बताया, इसका सेट डी है, ये सेट डी का ये 11वां क्वेश्चन। इसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में जिला लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये विरल हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, वैसे दिख रहा होगा। ये दमोह है, भिंड है, सतना है, मुरैना है, यहाँ पर मालनपुर लिखा है, नरसिंहगढ़ लिखा है, बानमोर लिखा है, मैहर लिखा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये पुराना क्वेश्चन एक्चुअली उठाया हुआ है ना। पेपर बनाने वाले ने कहीं से देखा होगा, वही कोई क्वेश्चन छाप दिया। उसने ये नहीं देखा कि मैहर जो सीमेंट है अब सतना डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, क्योंकि मैहर खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो यहां पर मिस्टेक है। ये मैहर सीमेंट जो फैक्ट्री है वो मैहर डिस्ट्रिक्ट में आती है, सतना में नहीं आती है, क्योंकि मैहर एक अलग जिला बन चुका है। पहले मैहर जो क्षेत्र था वो जो है सतना डिस्ट्रिक्ट में आता था, तब का ये क्वेश्चन बना हुआ होगा। वही कोई क्वेश्चन जो है पेपर बनाने वाले ने उठा लिया और उसको रख दिया। तो ये एक मिस्टेक है। हालांकि इस क्वेश्चन पर कोई आपत्ति नहीं लगाएगा, क्योंकि किसी का ये गलती नहीं होगा, सबका सही होगा, इसलिए कोई आपत्ति इस पर नहीं लगाएगा और इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी मिस्टेक छोटी सी मिस्टेक है। हालांकि देखा जाए तो बड़ी मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो पढ़ने वाले हैं। बाकी तुक्के वाले तो खैर उनके गलत, तो कोई भी गलत क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इसका आंसर ये है, ये वाला है। तो इस तरीके से ये 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। अगर इसमें कोई आपत्ति लगाना चाहे तो लगा सकता है ना। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, सेट डी का 16वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अंतर्गत नहीं आते? अब बच्चे कहेंगे कि इसमें क्या गलती है ना। ये तो सही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी गलती है। गलती क्या है? ये जो पिछड़ी जनजातियां लिखी हुई हैं, विशेष रूप से पिछड़े जनजाति समूह जो लिखे हुए हैं, जनजाति समूह तो ठीक है, लेकिन इसमें क्षेत्र मेंशन रहता है। आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए या आपको मेंस में लिखना पड़े तो ध्यान रखें, सहारिया जो लिखा है ये ग्वालियर संभाग के सहारिया है, ना कि केवल सहारिया। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें क्षेत्र मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि सभी सहारिया अति पिछड़ी नहीं है। तो ग्वालियर संभाग के सहारिया, डिंडोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र के बैगा और छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र के भारिया, ये तीन जनजातियां अति पिछड़ी मानी जाती हैं। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि मध्य प्रदेश में रहने वाली जो बैगा जनजाति है, सभी बैगा जनजाति अति पिछड़ी नहीं है। केवल बैगाचक क्षेत्र में जो बैगा रह रहे हैं वही पिछड़े हैं। उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जो बैगा हैं रह रहे हैं वो पिछड़े नहीं है। यहां पर क्या लिखा है उन्होंने? सहारिया लिख दिया, बैगा लिख दिया, भारिया लिख दिया। इसका मतलब सारे बैगा पिछड़े हैं, सारे सहारिया पिछड़े हैं, सारे भारिया पिछड़े हैं, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर क्षेत्र के जो जनजातियां, सहारिया बैगा भारिया जनजातियां हैं वो ही पिछड़े हैं, सभी नहीं है।
तो यहां पर तकनीकी गलती है, टेक्निकल मिस्टेक है, क्योंकि इसमें क्षेत्र उनको लिखना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है, तो ये गलत है। हालांकि असुर सभी का सही होगा, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन चूंकि पेपर का एनालिसिस मैंने किया है, बारीकी से मैंने पेपर का अध्ययन किया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आगे कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको ध्यान में रहे। मेंस में आपको लिखने को आता है कि भाई मध्य प्रदेश की कौन कौन सी पिछड़ी जनजाति है, उनके नाम लिखिए, तो आप अगर ये तीनों ऐसे लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसमें आपको क्षेत्र वाइज लिखना पड़ेगा। ग्वालियर संभाग के सहारिया, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र के भारिया, डिंडोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र के बैगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। जो यहां पर नहीं लिखा गया है ये मिस्टेक है। हालांकि इसमें असुर जनजाति क्लियर है, सभी का सही होगा, कोई आपत्ति नहीं लगाएगा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन गलत रहता है लेकिन उस पर आपत्ति नहीं लगती है, तो उसमें ऑब्जेक्शन आयोग कुछ भी नहीं करता है चेंज। एक बार बहुत पुराना क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बार आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। उसमें दो ऑप्शन थे जो प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आते, एक पीला भी था, एक काला भी था, दोनों प्राथमिक रंग नहीं है। अब बच्चों ने काला लगाया, आंसर काला ही था, तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और आयोग ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई चेंज नहीं किया, जबकि वो क्वेश्चन गलत ही था, दो ऑप्शन उसके सही थे, पीला भी नहीं होता प्राथमिक रंग और काला भी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने काला रंग लगा दिया, आयोग ने काला मान लिया, हो गया सही। ऐसे इसमें होना है, असुर जनजाति सभी ने लगाया होगा, सभी का सही होगा, कोई आपत्ति नहीं लगाएगा, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई चेंज नहीं हो, जबकि क्वेश्चन गलत है, ये तकनीकी रूप से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके आगे अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या गलती है, देखिए 2023 में ये 28 नंबर का क्वेश्चन है सेट डी का। 2023 में हांगझाऊ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है। अब इसका आंसर तो डी है, सबको पता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन गलती क्या है, गलती ऑप्शन में गलती है ना। ऑप्शन में क्या गलती है आप देखिए, तेजेंद्र पाल सिंह तूर इसमें लिखा हुआ है, शॉर्टपुट पुरुष लिखा है। अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज पुरुष लिखा हुआ है, लेकिन पारुल चौधरी इसमें कहीं भी जो है ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कौन सी एथलीट थी, ये नहीं लिखा है, इसमें केवल लिखा है 5000 मीटर महिला बस। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए लंबी दूरी, ट्रैक एंड फील्ड, ये होना चाहिए, ये इसमें मिस्टेक, ट्रैक एंड फील्ड, ये लंबी दूरी की एथलीट, लंबी दूरी, ये होना चाहिए। मतलब ये जो ऑप्शन है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा ऑप्शन, ये मिस्टेक है इसमें। इसमें भी ज्यादातर बच्चों ने डी लगाया होगा, सही होगा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो उस पर कुछ भी नहीं हो सकता, और हो सकता है ऑब्जेक्शन हो तो भी कुछ नहीं आयोग करे, है ना। ये हल्की सी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक ये नहीं है, लेकिन मिस्टेक है। मैं यहां पर मिस्टेक की बात कर रहा हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स इस पेपर में है। सभी जगह माइनर मिस्टेक्स आ रही हैं, लेकिन मिस्टेक्स हैं जिन पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। तो ये सी वाले में, सी ऑप्शन जो पारुल चौधरी ट्रैक एंड फील्ड की लंबी दूरी की एथलीट हैं, उनका मेंशन नहीं किया गया, बाकी सभी में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन आंसर इसका डी है नूरानी। 100 मीटर स्प्रिंट ये भाला फेंक, इनका जो 100 मीटर नहीं था ये कम था। तो इस तरीके से जो है ये 28 क्वेश्चन के बारे में बात हो जाती है। इसके बाद आता है 46, सेट डी का 46 क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर है, 2020-21 के संबंध में पूछा गया है।
तो इसका आंसर आयोग ने दिया है कर्नाटक। आयोग ने कर्नाटक आंसर दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग, हमने भी हालांकि इसका ओडिशा दिया था, हमारी आंसर की में ओडिशा हमने दिया था, हालांकि इसको लेकर के विवाद रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उड़ीसा में भी हेमिटाइट के भंडार बहुत है, कर्नाटक में मैग्नेटाइट के भंडार ज्यादा है ना। लोएस्क में मेन जो है हेमिटाइट पाया जाता है, हेमिटाइट के भंडार उड़ीसा में ज्यादा है, कर्नाटक में मैग्नेटाइट के ज्यादा। दोनों को अगर मिला देंगे तो कर्नाटक के ज्यादा हो जाते हैं। बाकी जो दो हैं सिडराइट, लाइमोनाइट, इनका आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो वो एक समस्या इधर आ रही है। तो इसका हो सकता है कर्नाटक ही सही हो। तो इसको लेकर के, इसके आंसर को लेकर के ज्यादा विवाद नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि कर्नाटक की संभावना ज्यादा हो सकती है ना। उड़ीसा, हालांकि मैक्सिमम लोगों ने लगाया है, उड़ीसा उत्पादन में पहले नंबर पर है, लोएस्ट के उत्पादन में, लेकिन कर्नाटक में भंडार ज्यादा है, क्योंकि अभी जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है वो मैग्नेटाइट, हेमिटाइट दोनों को मिलाकर के अगर देखेंगे तो कर्नाटक नंबर 1 आ जाएगा भंडार। ये डेटा हमने निकाला है, देखा है। तो इसका आंसर कर्नाटक जो आयोग ने माना है वो मेरे ख्याल से तो सही होना चाहिए। किसी के पास अगर सिडराइट, लाइमोनाइट जो लोएस्ट के हैं उनका डेटा अगर है अवेलेबल और उनको मिला करके अगर उड़ीसा नंबर 1 रहता है, अगर कोई देखे तो लगा सकता है, पर मेरे हिसाब से जो है इसका कर्नाटक आंसर सही होना चाहिए। आयोग ने जो माना है उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो कर्नाटक भंडारण में नंबर 1 है और उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 है। ये स्थिति है। तो ये इस तरह से इसका आंसर यही होना चाहिए, आयोग ने जो माना है। अब इसमें भी विवाद है। अभी बच्चे कहेंगे इसमें क्या विवाद है, ये कथन वाला क्वेश्चन है, 2 कथन इसमें दिए गए है ना। संविधान सभा की पहली बैठक, 73 क्वेश्चन है ये। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, बिल्कुल सही है, पहला कथन है। दूसरा कथन है जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया। इसका आंसर सी सही है, आयोग ने भी माना है, हमने भी दिया है और मैक्सिमम लोगों ने दिया है। लेकिन गलती कहां पर है? गलती है दूसरे कथन को लेकर के। इसमें लिखा है जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया। संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया, तो इसमें अधूरा सेंटेंस है। संविधान सभा की पहली बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, ऐसा होना चाहिए। हालांकि संविधान सभा की पहली बैठक में थे, दूसरी में थे, तीसरी में भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित किया गया था, है ना। तो ये सेंटेंस कुल मिला के गलत ही है, लेकिन अधूरा है। क्या होना चाहिए इसमें? संविधान सभा की पहली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया, इसका क्या मतलब? क्योंकि संविधान सभा तो एक संगठन है, उसके वो सदस्य थे, तो उसमें आमंत्रित नहीं करना इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता है इस सेंटेंस का। तो इसमें संविधान सभा की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया ऐसा होना चाहिए, जबकि इसमें लिखा संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया। तो ये यहां पर जो है जो सेंटेंस है वो अधूरा लग रहा है। हालांकि इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी और इस पर भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं, लेकिन मिस्टेक है इसमें, हल्की सी मिस्टेक जो मैंने गौर की है, और जब पेपर का डिस्कशन किया था उस समय भी मैंने इस मिस्टेक के बारे में बताया था। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी, है ना। 2023-24 का डेटा है बताना है। तो इसमें आयोग ने आंसर माना है टमाटर, जबकि सही आंसर होना चाहिए प्याज, जो हमने जो है माना है और कुछ और लोगों ने भी माना, लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ है ना, हम बिना प्रूफ की बात नहीं करते हैं। सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा जो भी आंसर की जारी की जाती है उसके प्रूफ दिए जाते हैं, ये एकदम फैक्ट बात है। अभी जो क्वेश्चन आया था 2017-18 में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी वाला क्वेश्चन आया था 2017-18 में, तो उसमें मध्य प्रदेश जो आंसर दिया था वो केवल
हमने लिया है। बाकी सभी जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने बहुत अलग अलग आंसर दिए थे और आयोग ने वही आंसर माना। उसका हमने प्रूफ भी दिया था, आंसर की में प्रूफ बताया था कि भाई इस कान से जो है मध्य प्रदेश उसका आंसर आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है हर जो भी हम बात करते हैं वो प्रूफ के साथ बात करते हैं, तर्क संगत बात करते हैं। तो इसका हमारे पास प्रूफ है 2023-24 का जो की रिपोर्ट है उत्पादन संबंधी, उसमें अलग अलग राज्य वाइज सब्जियों के उत्पादन दिए गए हैं। तो उसके आधार पर हमने ये आंकड़ा निकाला था, कैलकुलेशन किया था कि सब्जियों में सबसे ज्यादा सब्जी मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादन हो रहा है, फिर आलू और फिर टमाटर तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर प्याज को मसाले में सम्मिलित कर लिया जाता है तो फिर आलू आना चाहिए, टमाटर तो तीसरे नंबर पर है ना। प्याज को मसाले में भी सम्मिलित किया जाता है, सब्जी के अंतर्गत भी माना जाता है, और प्याज चूंकि ज्यादा होती है तो उस आधार पर मसाले में मध्य प्रदेश का नंबर 1 है। तो उस आधार पर अगर हम कहें तो आलू आना चाहिए, है ना। लेकिन अगर प्याज को हम सब्जी मान रहे हैं तो फिर प्याज क्लियर कट आंसर है। इसका प्रूफ हमारे पास है, वो हम आगे इसमें लिंक के माध्यम से बताने वाले हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन, ये क्वेश्चन जो था 2023-24 के हिसाब से सबसे ज्यादा किस सब्जी का उत्पादन हुआ, उसको लेकर के जो आंसर आयोग द्वारा दिया गया है उसको लेकर काफी विवाद है। आयोग ने टमाटर आंसर दिया है लेकिन उसका आंसर प्याज होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है प्रूफ के तौर पर जो है यहाँ पर एक वेबसाइट निकाली हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ये वेबसाइट है भारत सरकार की। तो उसको जो है यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको ये देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की ये साइट है, जिससे आप जो है डेटा निकाल सकते हैं, इसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसके ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये है एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर 2023-24 फाइनल एस्टिमेट्स, ये दिया हुआ है। और ये जो पब्लिश होने की डेट है, इस डेट है 7 फरवरी 2025, यानी फरवरी में ही जो है ये डेटा आया हुआ है, लेटेस्ट है। और हो सकता है आयोग ने पुराने डेटा के हिसाब से टमाटर माना हो, लेकिन अभी जो नया डेटा है 2023-24 का डेटा है ये, उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे ये जो है यहाँ से डाउनलोड आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते, इसको ओपन कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं जो है डायरेक्ट वो फाइल आपको निकाल के बता रहा हूँ जो हमने डाउनलोड की हुई है। ये है, देखिए वो फाइल जिसको हमने डाउनलोड करके रखा है, ताकि आप लोग जो है उसको प्रॉपर तरीके से देख सकें। और बाकी जो हमने क्या किया है, हाइड कर दिया है। ये देखिए मध्य प्रदेश के डेटा है ये, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में 2023-24 में किस सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ। तो हमने क्या किया, जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने रखा हुआ है। ब्रिंजल है, ये ऑनियन है, पोटैटो है, ये टोमेटो है। ये 4 ऑप्शन थे आपके क्वेश्चन पेपर में, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये तो मध्य प्रदेश, आप इनका कंपेरिजन कर सकते हैं। ब्रिंजल यानी बैगन जो है, इसका उत्पादन कितना हुआ है, ये एरिया है, ए यानी एरिया और पी यानी प्रोडक्शन, है ना। तो प्रोडक्शन हुआ है 1536 मीट्रिक टन ब्रिंजल हुआ है। ओनियन का उत्पादन आप देख सकते हैं 4166 मीट्रिक टन, ये है ओनियन का प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद आगे पोटैटो आप देख लें, जो आयोग ने आंसर दिया हुआ है। पोटैटो है 3949 मीट्रिक टन, 3949 मीट्रिक टन, ये जो है पोटैटो का है।
सॉरी, पोटैटो नहीं दिया, आयोग ने दिया है टोमेटो। तो टोमेटो जो आयोग ने आंसर दिया है उसका उत्पादन हुआ है 3,498 मीट्रिक टन, 2023-24 का डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ, 4,166 मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ। सेकेंड नंबर अगर हम देखेंगे तो आता है पोटैटो 3,949 मीट्रिक टन। थर्ड नंबर पर आता है टोमेटो 3,498.26 मीट्रिक टन। तो आयोग ने जो है, हो सकता है कि पुराने डेटा के हिसाब से दिया हो, लेकिन अब भारत सरकार ने नया डेटा जारी कर दिया, भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, तो इसके आधार पर उसको मानना पड़ेगा। तो ये आपके सामने जो है एक अच्छा प्रूफ है, इस प्रूफ को आप लगा सकते हैं, ये डेटा आपके सामने है, और अगर आप ये प्रूफ दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि ये आंसर चेंज हो जाएगा, निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा। तो ये है इस तरीके से आपके सामने महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके प्रूफ के लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो यहां तक हो जाता है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें जो थोड़ा सा विवादित है, डाउट में है, इस पर हम और चर्चा कर लेते हैं। ये है, देखिए क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन है ये, सेट डी है ये। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहलें की, निम्नलिखित में से कौन सी सही है या है। तो इसमें क्वेश्चन सही है, लेकिन पहला जो इसमें पॉइंट है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। मैंने यहाँ पर देखो लिख भी रखा है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें लिखा है अन्न प्रोत्साहन योजना, श्री इसमें मिसिंग है। तो ये मिस्टेक ये है कि इसमें अन्न प्रोत्साहन योजना लिखा है और होना क्या चाहिए, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना पूरा नाम है, तो श्री इसमें मिसिंग है। तो ये इसमें मिस्टेक है, बाकी सब सही है। और इसका आंसर भी 1 और 2 दोनों है। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक उद्यान का निर्माण किया गया। बाकी मध्य प्रदेश जनजातीय महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है ना। आंसर सही है, बाकी सारी चीजें सही हैं। केवल एक मिस्टेक है कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की जगह होना चाहिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, क्योंकि पूरा ये नाम है श्री अन्न, मतलब मिलेट्स यानी मोटे अनाज के लिए योजना चल रही है। और इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पिछली बार भी आया। तो मैंने जब पेपर का डिस्कशन किया तो उसमें भी बताया था कि क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है, तो उसमें सही दिया था, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में सही कथन बताइए, ऐसा क्वेश्चन करके क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो ये इस तरह की मिस्टेक है इसमें। अगर इसमें कोई आपत्ति लगाता है तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ सुधार करे या उसको बोनस दे या डिलीट करे, जो भी हो। और इसमें प्रूफ क्या है, इसमें प्रूफ के तौर पर पिछले बार का जो पेपर है वो लगा सकते हैं। 2024 में जो प्री का क्वेश्चन पेपर आया था उसका आप लगा सकते हैं प्रूफ कि भाई आपने ही जो है ये क्वेश्चन पूछा है 2024 में, तो आपने तो ये लिखा है, यहाँ पर जो है श्री मिसिंग है, गायब है। तो वो प्रूफ के तौर पर आप उसको बता सकते हैं जो लगाना चाहें, है ना। तो हल्की सी मिस्टेक है इसमें, लेकिन योजना के नाम पर बड़ी मिस्टेक है कि योजना तो श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, अन्न नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हो जाता है डिस्कशन इसको लेकर के। जिसको भी आपत्ति अगर लगाना है तो लगा सकता है, गैर जरूरी आपत्ति नहीं लगाएं, उन प्रश्नों पर ही आपत्ति लगाएं जो प्रश्न उनमें चेंज हो सकता है, तो जो भी बदलाव हो सकता है संभावित वो हो। तो इस तरीके से आपको आपत्ति लगाना है। आपत्ति लगाने का समय इस बार कम रखा गया है, 5 दिन का ही समय इस बार दिया गया है, 22 तारीख तक आपत्ति लगानी है। तो जल्दी जल्दी आपत्ति लगाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन इस तरीके से हों, इससे आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं पुनः
कुछ नए विषयों के साथ, नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।